एवरीवन, आज हम बात करेंगे श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या था कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण हमें सबसे पहले दिया किसने था। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण सबसे पहले हमें इरविन श्रोडिंगर ने दिया था 1926 में। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रगति पर आधारित था। जो इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रगति मतलब कि इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। तो उसी पर आधारित ये क्या था, हमारा समीकरण था, जो हमें किसने दिया था, इरविन श्रोडिंगर ने दिया था। ठीक है, अब इस समीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए, इस श्रोडिंगर तरंग समीकरण का मुख्य उद्देश्य नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता का परिकलन करना था। मतलब कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण का मुख्य उद्देश्य था कि नाभिक के चारों तरफ किसी भी स्थिति में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, यही क्या था, बताना था। ठीक है, जैसे इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो बोर का मॉडल था, तो बोर के मॉडल में बोर ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, मतलब कि बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हम देख सकते हैं। पर यहाँ पर जब इसमें और डिस्कवरी हुई तो ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ एक तरंग जैसे 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय संरचना में वो क्या करता है, घूमता है। ठीक है, ये हमें कौन बताता है, ये हमें क्वांटम यांत्रिकी बताता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कुछ इस तरीके से त्रिविमीय संरचना में क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, तो मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरंग जैसा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मिल जाएगा हमको, यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, नाभिक के पास, नाभिक से दूर, मतलब कहीं भी इलेक्ट्रॉन हमें मिल सकता है। तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा कि कहाँ पर हमें नहीं मिलेगा। तो यही कौन हमें बताता है, ये हमें बताता है श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ठीक है, और ये क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें क्या किया, बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कुछ तरंग जैसी संरचना में क्या करता है, घूमता है या चक्कर लगाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि किसी भी स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को हम कैसे बताते हैं। तो मोड ऑफ साइन स्क्वायर की वैल्यू किसी भी पोजीशन पर जो होगी या किसी भी स्थान पर जो होगी, तो वो ये बताएगी कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जैसे बोर का मॉडल है, तो बोर के मॉडल ने हमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की निश्चित स्थिति बता सकते हैं किससे, बोर ने हमें ऐसा बताया। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी ने इसमें और डिस्कवरी की, तो ये पता चला कि हम इस इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित स्थिति को नहीं बताया जा सकता, बल्कि ये बताया जा सकता है कि किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, तो वो हमें कौन बताता है, क्वांटम यांत्रिकी। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की निश्चित स्थिति को नहीं बताया जा सकता। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण त्रिविम में गतिशील इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का वर्णन करता है। मतलब कि जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है वो त्रिविम में गतिशील इलेक्ट्रॉन जब क्या है, गति अवस्था में है, तो उस समय वो तरंग की तरह व्यवहार करेगा। तो उस तरंग की प्रकृति का वर्णन कौन करता है, किस समीकरण के माध्यम से किया जा सकता है, तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट कि यह समीकरण 3 क्वांटम संख्या के बारे में भी जानकारी देता है। मतलब कि जो समीकरण है ये हमें 3 क्वांटम संख्या के बारे में भी जानकारी देता है। वो कौन कौन सी क्वांटम संख्याएं हमारी, वो है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघांसी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या। इन क्वांटम संख्याओं के बारे में हमें श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या करता है, बताता है। ठीक है, अब चलिए हम इसकी डेरिवेशन या हम इसकी व्युत्पत्ति देख लेते हैं कि इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, किसी कण के साथ जुड़ी हुई अप्रगामी तरंग के लिए तरंग समीकरण हम कैसे लिख सकते हैं। तो हमारे तरंग समीकरण होता है साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला समीकरण हो गया।
अब हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर ए क्या है। तो यहाँ पर ए क्या है हमारा, यहाँ पर ए है हमारा तरंग का आयाम, ठीक है। और साइन क्या है, ये हमारा तरंग फलन। और एक्स क्या है, एक्स है हमारा एक्स दिशा में विस्थापन। और लैम्डा क्या है, तो लैम्डा हमारा क्या है, तरंग धैर्य है। अब हमको क्या करना है कि समीकरण एक को एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण एक को हमको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए इसको एक्स के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी साई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए 2 पाई अपॉन लैम्डा कॉस 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ए एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ए यहाँ पर कांस्टेंट है तो ए को हमने क्या निकाल लिया बाहर। अब यहाँ पर जो हमारा ए है वो हमारा क्या है, साइन ए यहाँ पर, तो ए है हमारा 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक। तो 2 पाई अपॉन लैम्डा यहाँ पर बाहर आ जाएगा, ये ए कॉस ए एक्स है ना, ए कॉस ए एक्स। और यहाँ पर ये जो ए है, मतलब ये जो साइन ए लिखा हुआ है, ये साइन ए, तो यहाँ पर ए क्या है, तो ए है हमारा 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पर ए को हमको पहले बाहर लिखना है, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 2 पाई अपॉन लैम्डा। फिर हमको क्या लिखना है, कॉस, तो हमने लिख लिया कॉस। फिर हमको क्या लिखना है, ए, ठीक है। तो ए हमारा क्या है, 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा लिख लिया। फिर क्या हमारा एक्स, तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, एक्स, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया, तो ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। अब हमको क्या करना है, दूसरे समीकरण को, समीकरण 2 का दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक। तो दोबारा x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, d अपॉन डी एक्स कॉस ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन ए एक्स, ठीक। तो यहाँ पर हम दोबारा किसका, समीकरण 2 का हमको दोबारा क्या करना है, अवकलन करना है। ये हमारा समीकरण 2, इसका दोबारा अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है। तो हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देखिए हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या है देखिए यहाँ पर माइनस है ना, तो हमने क्या लगा दिया माइनस, और ए अपना वैसा ही आ जाएगा, ये जो ए है ना, ये जो ए है ये अपना वैसा ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, 2a और 2 पाई अपॉन लैम्डा है ना, ये a और 2 पाई अपॉन लैम्डा ये अपना ऐसे ही आ जाएगा। फिर आगे आगे क्या लिखेंगे, आगे देखिए क्या है, आगे है a है ना, तो a हमारा क्या था, 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा आ गया। फिर क्या है साइन, तो यहाँ पर साइन। फिर क्या है a हमें फिर से लिखना है, तो a हमारा क्या है 2 पाई अपॉन लैम्डा, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा x, तो ये हमने क्या लिख दिया x, ठीक है। तो इस तरह से हमने समीकरण 2 का दोबारा क्या कर दिया, अवकलन कर दिया x के सापेक्ष, ठीक है। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, है ना, हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 पाई का स्क्वायर अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। फिर a अपने पास बचा था, तो a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया गया है। और तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। अब हमको क्या करना है कि समीकरण 1 और 3 से, ठीक है, समीकरण 1 हमारे पास क्या था, तो समीकरण 1 था हमारे पास, हमें समीकरण 1 आप देखेंगे तो हमारे पास समीकरण 1 था, ये क्या था हमारे पास, समीकरण 1 साइन इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा आपने पास कहाँ पे है, समीकरण ये देखिए यहाँ पर समीकरण 3 में हमारे पास क्या है, a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ठीक है। और a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा किसके बराबर है, तो ये बराबर है हमारा साई के, है ना। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, -4 पाई का स्क्वायर अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, और फिर हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, साइन। ये हमने कैसे लिखा, समीकरण 1 से लिखा है ना, क्योंकि समीकरण 1 में साइन इज इक्वल टू क्या है, a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को हम कैसे लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हमारी होती है E इज इक्वल टू पी ई प्लस के ई, है ना। अब P यहाँ पर क्या है, तो P हमारे पास क्या है, स्थितिज ऊर्जा, और के ई हमारे पास क्या है, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा को हम कैसे लिखते हैं, V,
ठीक है। स्थितिज ऊर्जा को हमने क्या लिखा, V प्लस गतिज ऊर्जा को हम क्या लिखेंगे, तो गतिज ऊर्जा को हम लिखेंगे 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1/2 mv का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि v स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो v स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को इधर साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पर कैसे आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। फिर ये v को यहाँ ले जाएंगे तो v आ जाएगा माइनस में। फिर m को यहाँ ले जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइडेशन में, है ना। मतलब कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ आ जाएगा तो किस में चला जाएगा, ये डिवाइडेशन में चला जाएगा। तो अपने पास ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, समीकरण नंबर 5। अब हमको क्या करना है कि डी ब्रॉगली समीकरण, हम जानते हैं कि डी ब्रॉगली समीकरण क्या होता है। तो डी ब्रॉगली समीकरण हमारा होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ठीक है, और इसको हमको यहाँ पर क्या करना है, v की वैल्यू निकालना है। तो v की वैल्यू निकालने के लिए v को हम यहाँ ले आएंगे और लैम्डा हमारा कहाँ पे चला जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो v की जगह पे चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू h/m लैम्डा। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। तो आगे हमको क्या करना है कि दोनों तरफ वर्क करने पर, मतलब वही जो हमको पीछे समीकरण मिला है ये वाला, तो इसमें हमको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, वर्क कर देना है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, v का स्क्वायर, h का स्क्वायर अपॉन m का स्क्वायर और लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए आगे हमारे पास। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 6। अब हमको क्या करना है कि समीकरण 5 और 6 से, अब समीकरण 5 देखिए, तो समीकरण 5 हमारे पास क्या था, ये है हमारे पास समीकरण 5, है ना। हमारे पास समीकरण 5 क्या है, ये 2e-b/m इज इक्वल टू v का स्क्वायर। और समीकरण हमारे पास जो 6 है वो क्या है, तो समीकरण 6 हमारे पास ये है कि v का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, m का स्क्वायर और लैम्डा का स्क्वायर, है ना। तो इसको हम v का स्क्वायर यहाँ भी है, v का स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर कर देंगे हम इसको। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2e-b/m इज इक्वल टू h का स्क्वायर, m का स्क्वायर, लैम्डा का स्क्वायर, है ना। तो m से यहाँ पर m का स्क्वायर है तो एक m से एक m, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर हमको क्या करना है, 1/λ स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 1/λ स्क्वायर ये अपने पास देखिए है 1/λ स्क्वायर। तो 1/λ स्क्वायर की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी आ जाएगी, 2e-b/m/h का स्क्वायर, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 7 नंबर का समीकरण। अब हमको क्या करना है कि समीकरण 7 से 1/λ स्क्वायर का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, मतलब ये समीकरण 7 से हमको ये जो 1/λ स्क्वायर का मान मिला है, इसको हमको किस में लिखना है, समीकरण 4 में लिखना है। ठीक, तो इसको हम समीकरण 4 में लिखेंगे तो हमारे पास समीकरण 4 क्या है, तो ये है हमारे पास समीकरण 4। ठीक है, समीकरण 4 हमारे पास क्या था, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई का स्क्वायर, लैम्डा का स्क्वायर और साई। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण 4 था। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि 1/λ स्क्वायर का वैल्यू रखनी है ना। तो 1/λ स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो देखिए 1/λ स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 2e-b/m/h का स्क्वायर। तो अब इसको हमको ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, -4 पाई का स्क्वायर साई। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/λ का स्क्वायर। ठीक, तो 1/λ स्क्वायर, तो 1/λ स्क्वायर की जगह हम वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2me-b/h का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये इज इक्वल टू नहीं आएगा, ये इज इक्वल टू यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर सीधे आ जाएगा क्या, 2me-b/h का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 पाई का स्क्वायर, है ना, m h का स्क्वायर और e-b और साई, मतलब इसको हमने और सिंप्लीफाई करके लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, ये आप हटा दीजिएगा यहाँ से, यहाँ पर ये इज इक्वल टू नहीं आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, समीकरण 8। अब देखो ये जो समीकरण 8 आया है, समीकरण 8 क्या है, एक दिशा में श्रोडिंगर तरंग समीकरण को निरूपित करता है। मतलब कि जो समीकरण 8 है ये केवल x डायरेक्शन में या x दिशा में श्रोडिंगर तरंग समीकरण को बताता है, लेकिन हमको क्या करना है, तीनों डायरेक्शन में निकालना है, मतलब 3 डायमेंशनल इसको निकालना है श्रोडिंगर तरंग समीकरण को। तो फिर हम क्या करेंगे कि समीकरण 8 का y और z के सापेक्ष अवकलन करने पर, हम इसको y और z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
ये दो समीकरण हमारे पास आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई का स्क्वायर है, मतलब एक्स के स्क्वायर की जगह बस क्या आ जाएगा यहाँ पर वाई का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा जेड का स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा समीकरण 8, 9, 10 तीनों डायरेक्शन में। अब हमको ये तीनों ही समीकरण को क्या करना है, मिला देना है ना। तो तीनों समीकरण को हम कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीकरण 8, 9 और 10 से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए ये तीनों ही समीकरण में कॉमन है, ये -8 पाई का स्क्वायर m अपॉन एच का स्क्वायर ई माइनस भी और साइन, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8 पाई का स्क्वायर m अपॉन एच का स्क्वायर ई माइनस वी साई, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको इधर साइड ले आएंगे, है ना। तो जब इसको इधर साइड लाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, हमारा प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा और इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0। तो देखिए ये जो हमको समीकरण मिला है यही हमारा क्या कहलाता है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहलाता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आंशिक अवकलन समीकरण लिखना है इसका तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर आप जेड का स्क्वायर कर लीजिएगा, एक मिनट, यहाँ पर गलती से एक्स का स्क्वायर हो गया है, इसको आप जेड का स्क्वायर कर लीजिएगा, यहाँ पर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 पाई का स्क्वायर m अपॉन एच का स्क्वायर ई माइनस बी साइन इक्वल टू 0, ठीक है। और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डेल स्क्वायर साइन प्लस 8m पाई का स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर, ठीक है, ई माइनस वी साइन इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये तीन तरीके से हम लिख सकते हैं किसको, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को या श्रोडिंगर तरंग समीकरण को, ठीक है। अब ये जो समीकरण है इस समीकरण को समय से स्वतंत्र श्रोडिंगर का तरंग समीकरण कहते हैं। मतलब ये जो समीकरण हमको मिला है ये क्या है, हमारा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या समय से स्वतंत्र श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ठीक है। तो ये था हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आज की वीडियो में इतना ही, और आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। और आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी दिक्कत है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसका ज़रूर सॉल्यूशन आपको बता दूँगी, ठीक है। थैंक यू।